तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और वीडियो में। आज अभी हम पढ़ रहे थे कृषि एग्रीकल्चर, जो पहला लेक्चर पढ़े थे उसमें। तो उसमें पढ़ा गया था कृषि क्या होती है, कृषि की प्रणाली होती है, क्या होती है, कृषि प्रक्रिया कैसे कैसे होती है, ठीक। लेकिन आज हम पढ़ेंगे प्रमुख फसलों के बारे में। तो ये हमारा पूरा लेक्चर होने वाला प्रमुख फसलों के बारे में। कौन कौन सी प्रमुख फसल है इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, जो पेपर में आने की संभावना है, ठीक। तो उसी को केवल पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा कुछ खाद्यान्न फसलों में से पहला फसल हम पढ़ रहे हैं चावल। क्या पढ़ रहे हैं? चावल। तो चावल क्या होता है? तो चावल तो हम जानते हैं, खाते हैं, सब लोग तो जानते ही होंगे चावल क्या होता है। अब चावल के बारे में कौन नहीं जानता है? सब लोग जानते हो ना, खाते उसको तो जानते ही होंगे। तो चावल क्या होता है? चावल भारत के अधिकांश लोगों की मुख्य फसल है। क्या है? भारत के अधिकांश लोगों की ये मुख्य फसल है। कौन सी? चावल, ठीक। उसके बाद भारत का जो स्थान है, भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है चावल उत्पादन में, जो है भारत का चीन के बाद ये कौन सा स्थान है? दूसरा, ठीक। तो हमें पता चल गया चावल भारत के लोगों की पहली पसंद है, या कहा जाए अधिकांश लोगों की मुख्य फसल होती है। उसके बाद चीन के बाद भारत का जो है दूसरे स्थान पर है। देखो, चीन के बाद चावल उत्पादन में भारत दूसरे स्थान, उत्पादन में दूसरा स्थान है। किसका? भारत का। तो अगर पूछा जाए, ऑप्शन में पूछा जाता है कि भारत का कौन सा स्थान है चावल उत्पादन में, तो दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा, ठीक। अब हम देखते हैं, अगर चावल उत्पादन कर रहे हैं तो चावल के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो मानसूनी जलवायु। कैसी होनी चाहिए? मानसूनी जलवायु होनी चाहिए। अगर पूछा जाए तापमान, तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, ठीक। ये हो गया। उसके बाद वर्षा कितनी होनी चाहिए? वर्षा होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर। वर्षा को किसमें मापा जाता है? वर्षा मापी यंत्र से, ठीक, रेन गेज से। और देखो, ये ध्यान रखना, वर्षा मापने का यंत्र है जो रेन गेज, ये ध्यान रखना है। तो 100 सेंटीमीटर में मापा जाता है इसको। तो 100 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए वर्षा। उसके बाद खेती के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं चावल की? चावल की खेती के क्षेत्र है उत्तर और उत्तर पूर्वी के मैदान, ठीक। उसके बाद है तटीय क्षेत्र और डेल्टाई क्षेत्र, मतलब डेल्टा वाले क्षेत्र जहाँ नदियों के द्वारा डेल्टा बनता है, वो वाले क्षेत्र। और सिंचाई की मदद से पंजाब में भी खेती की जाती है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हरियाणा हो गया, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में किसकी खेती की जाती है? चावल की। ये हो गया चावल के बारे में। अब हम देखते हैं अगला गेहूं के बारे में, ठीक। तो अब देखते हैं गेहूं अगला टॉपिक। तो हमारा अगला जो फसल है गेहूं, कौन सा? अभी हम पढ़े चावल, अब पढ़े गेहूं। क्योंकि जानते हैं चावल के बाद जो गेहूं है हमारा दूसरा सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। कौन सा है? दूसरा सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा? हमारा गेहूं, ठीक। तो गेहूं हो गया खाद्यान्न प्रमुख फसल है। उसके बाद उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भाग की प्रमुख फसल ये भी है, ध्यान रखना। दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल यही है। कौन सा? गेहूं। तो चावल गेहूं, देखो नाम साथ में चलता है। चावल जो हमारा होता है सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गेहूं है दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल, ठीक। और चावल पहली खाद्यान्न फसल, याद रखिएगा। उसके बाद इसमें मृदा की प्रकार कैसी होनी चाहिए? अगर देखें मिट्टी का प्रकार, किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए गेहूं के उत्पादन के लिए? तो गेहूं के उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी होनी चाहिए। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी, दोनों क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। तापमान कैसा होना चाहिए? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। 10 से 15 कितना होना चाहिए? 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और वर्षा होनी चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? वर्षा जो होनी चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। खेती के क्षेत्र जो है दक्कन के उत्तर पश्चिम और काली मिट्टी के क्षेत्र में गंगा सतलुज का मैदान, ठीक। यहाँ तक है। उसके बाद हम देखते हैं गेहूं उत्पादक राज्य कौन कौन से प्रमुख राज्य। पहले स्थान पे है पंजाब, दूसरे स्थान पे हरियाणा, तीसरे पे उत्तर प्रदेश, चौथे पे बिहार, पांचवें पे राजस्थान। तो राज्य अगर पूछा जाएगा तो पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। गेहूं के उत्पादन में ब्राजील प्रथम स्थान पे है, भारत हमारा दूसरे स्थान पे है। गेहूं उत्पादन में ब्राजील कौन से स्थान पे है? प्रथम। गेहूं हमारा भारत कौन से स्थान पे है? दूसरे पे, ये ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फसल की तरफ, देखते हैं अगला फसल कुछ है मोटे अनाज के बारे में, उसको देखते हैं। तो आगे हमारा मोटे अनाज। क्या है? मोटे अनाज। मोटे अनाज में हमें 3 फसल मुख्य रूप से देखना है, ज्वार, बाजरा और रागी। किसको देखना है? ज्वार, बाजरा और रागी को। और ये हमारा जो है ज्वार तीसरा सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ज्वार हमारा क्या है? तीसरा सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल। तो पहला कौन सा है? चावल, दूसरा है गेहूं, तीसरा सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? ज्वार। तो पहले हम देखते हैं बाजरा क्या होता है हमारा। बाजरा जो है हम देखते हैं यहाँ बलुआ और उथली काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। कहाँ पर? बाजरा उथली और काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक। मोटे अनाज वाले क्षेत्र है ये। उसके बाद हम देखते हैं उत्पादक राज्य इसके कौन कौन से हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। अब हम देखते हैं ज्वार और रागी को, ठीक। तो अगला हमारा ज्वार अभी बताया गया आप लोग को। ज्वार तीसरा सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। कौन सा? तीसरा सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल हमारा ज्वार, ठीक। और यह सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे? सर्वाधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र है वहां पर उगाया जाता है। क्या? ज्वार, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं राज्य कौन कौन सा है इसके उत्पादन के राज्य। महाराष्ट्र का प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र। अब हम देखते हैं रागी क्या होता है। यह शुष्क प्रदेशों की फसल है। कहाँ की? शुष्क, मतलब जिसमें नमी नहीं होती, हवा पानी की मात्रा कम होती है, ठीक।
हम देखते हैं शुष्क प्रदेशों की फसल, उसके बाद लाल, काली, बलुआ, दोमट आदि मिट्टी में पाई जाती है। कौन सी फसल? रागी। अब देखते हैं राज्य कौन सा है, सबसे प्रमुख राज्य कर्नाटक, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, उसके बाद ये हमारे प्रमुख राज्य हो गए। तो मोटे अनाजों में हम 3 फसल पढ़े हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। तो पहले पढ़े बाजरा, उसके बाद ज्वार, उसके बाद रागी। अब हम पढ़ेंगे दालें। क्या पढ़ेंगे? दालें। उसके आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा है दालें। क्या है? दालें। हम जानते हैं भारत में चावल के बाद दाल एक ऐसा व्यंजन है तो चावल के साथ हर जगह सर्व किया जाता है। ठीक, अभी देखेंगे दाल के बारे में। तो ऐसा कोई घर नहीं बसता होगा इंडिया में कि जहाँ पर दाल ना बनता हो। जैसे हम देखते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लोग, यहाँ पर सब, हमें लग रहा है अधिकांश घर, जितने भी घर है सबके घर पे चावल और दाल, ये तो नॉर्मल बात है बनना। किसी के घर पर जाओगे तो इंडिया का ये सबसे प्रमुख व्यंजन है दाल। ठीक, अब दाल किस चीज की? अरहर का हो, मूंग का हो, ठीक, उड़द का हो, लेकिन कई प्रकार की दालें होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो उसमें हमें देखने को मिलता है, सबके घर पर दालें देखने को मिल जाती हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। ठीक, तो उसके बाद हम देखते हैं दालें जो हमारा सबसे ज्यादा जरूरत पूरी करती हैं। उसमें हम देखते हैं भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ध्यान रखिएगा, भारत का जो स्थान है, प्रथम स्थान है दाल उत्पादक में। याद रखिएगा सब लोग कि भारत का जो स्थान है दाल उत्पादक में, कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक, उसके बाद है कि होने के साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। ये देखो, मतलब उत्पादन भी सबसे ज्यादा कर रहा है और खर्च भी उसको सबसे ज्यादा कर रहा है। ऐसे हम समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा उगा कौन रहा है? भारत ही। और सबसे ज्यादा यूज कौन कर रहा है? भारत ही कर रहा है। ठीक, मतलब सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। उपभोक्ता का मतलब उपयोग करने वाला। ठीक, तो सबसे ज्यादा उपयोग भी कर रहा है कौन? भारत। ये ध्यान रखिएगा, मतलब उगाया भी भारत में जा रहा है सबसे ज्यादा और उपयोग भी भारत में किया जा रहा है। मतलब देखो कितनी अच्छी बात है, सबसे ज्यादा भारत में उत्पादन भी हो रहा है और सबसे ज्यादा उपयोग भी हो रहा है। आगे हम देखते हैं शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है। मतलब जानते हैं दाल एक ऐसा व्यंजन है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक मानी जाती है। अगर आप दाल खाते हैं पर डे तो आप स्वस्थ रहेंगे, ये ध्यान रखिए। तो वही है कि शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। जैसे तुर, तुर का मतलब होता है अरहर। ध्यान रखिएगा, तुर पूछा जाता है ऑप्शनल में कि तुर का दूसरा नाम क्या है? अरहर, उड़द, चना का दाल। ठीक, ये सब होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या है? अरहर है। ठीक, तुर का मतलब अरहर है। उसके बाद मूंग, उसके बाद हम देखिए मसूर, मटर और चना आदि, ये सब क्या है? दालें हैं, प्रमुख दालें हैं हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा उपयोग होती हैं। आप कहोगे चना, ये तो चना खाने वाला, चने की दाल भी आती है, जाती होगी दुकान पे, कहोगे भैया एक पाव हमको चने का दाल दे दो, तो कहेगा भैया ठीक, एक पाव चाहिए, कहा ज्यादा नहीं काम है, क्या करोगे एक पाव? कहोगे नहीं भैया बस इतना ही काम, हाँ इतना ही दे दीजिए, एक पाव नहीं आधा किलो दे दीजिए, चलिए। ठीक, तो ये होता है चने का दाल, चने का दाल मांगते हो, और जब चना कहोगे तो चना ही दे देगा, वो ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम देखते हैं दाल को कमी नमी, देखो दाल को कम नमी, ठीक, कम नमी की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा नमी नहीं चाहिए दाल को। दाल को उगने के लिए बहुत ज्यादा नमी की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है, मतलब जहाँ बहुत ज्यादा नमी नहीं है, जिसके वातावरण में पानी की मात्रा कम है, ठीक, या जहाँ वर्षा कम होती है वहां पर भी इनको उगाया जा सकता है, किसको? दालों को। ठीक, उसके बाद फलीदार फसल, मतलब ये फलीदार फसल होती है। ठीक, फलीदार मतलब देखो उसके छिलके होते हैं ना, उसी को कहते हैं फलीदार। हम देखते हैं फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर, किसको? अरहर जो है, अरहर ज्यादातर घरों में यूज होता है पर डे। अरहर की दाल को छोड़कर, जिसे तुर भी कहते हैं, उसको छोड़कर अन्य सभी दालें जो होती हैं वायु से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करती हैं, मतलब लेती हैं, और जो भूमि होती है उसकी उर्वरता को बनाए रखती हैं। ये देखो नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। बाकी दालें किसको छोड़कर? अरहर को। तो भूमि की उर्वरता को कौन सी दाल नहीं बनाती है, या भूमि की आकाश वायु से कौन सी दाल नाइट्रोजन नहीं एब्जॉर्ब कर पाती है, ठीक, स्टोर कर पाती है, भूमि में उर्वरता को नहीं बढ़ा पाती, ये सब पूछा जा सकता है ऑप्शनल में, ध्यान रखिएगा। अरहर की याद रखिएगा आप लोग, ये तुर, अरहर। ठीक, उसके बाद दाल उत्पादक जो हमारे राज्य हैं कौन कौन से हैं? तो दाल उत्पादक जो हमारे राज्य हैं मध्य प्रदेश हो गए, ठीक, उसके बाद हो गए राजस्थान, उसके बाद हो गए महाराष्ट्र, उसके बाद हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो गया कर्नाटक। ठीक, ये हमारे प्रमुख राज्य दाल उत्पादक में, तो ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा है खाद्यान्नों के अलावा कुछ खाद्य फसलें अन्य भी हैं। ठीक, जो अन्य खाद्य फसलें वो क्या क्या है? जैसे भी हम पढ़े चावल, गेहूं, दाल, मक्का, ये सब हमारी प्रमुख फसलें थी। मोटे अनाज, तो ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब हमारी क्या थी? प्रमुख फसलें। लेकिन उसकी जो प्रमुख फसल हमारे खाने वाले हैं उनके अलावा भी कुछ फसलें हैं जिनको हम यूज करते हैं, खाते हैं। ठीक, अब जैसे देखते हैं उसमें सबसे पहला जो हमारा फसल है गन्ना। क्या है? गन्ना। तो गन्ना का उपयोग हमें लग रहा है हर घर में होता है, क्योंकि जानते हैं गन्ने से क्या बनता है? चीनी। क्या बनता है? चीनी। तो ये जो चीनी बनता है शुगर, ठीक, उसका उपयोग हर घर में किया जाता है। जैसे सुबह सुबह उठते होंगे, मम्मी चाय चाहिए, क्या चाहिए? चाय। तो चाय के लिए क्या चाहिए? चीनी। ठीक, तो अधिकतर लोगों के घर चीनी का सेवन होता है, शुगर का सेवन होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा शुगर कहाँ से आता है? गन्ने के द्वारा। तो इसी के बारे में देखते हैं जो अन्य खाद्य फसलें हैं उनके बारे में। हमारा जो पहला फसल है गन्ना। गन्ना ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ध्यान रखिएगा।
ब्राजील एक ऐसा देश है जो गन्ने का सबसे बड़ा प्रथम स्थान है उसका गन्ना उत्पादन में, ठीक। भारत का हमारे दूसरा स्थान है पूरे विश्व में, ये याद रखिएगा। इससे ऑप्शन आ सकता है पेपर में कि भारत का गन्ने के उत्पादन में कौन से स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर, ठीक। और पहले स्थान पे कौन है, ब्राजील, ये ध्यान रखिए। ज्यादातर आप लोग का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा भारत से, इसमें भारत से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो याद रखिएगा भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा, ठीक। आगे हम देखते हैं जलवायु इसके लिए कैसी होनी चाहिए, गर्म और आर्द्र जलवायु, ठीक। मतलब मौसम बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म जलवायु। देखो ठंडी आते आते हम लोग का गन्ना तैयार हो जाता है, और गन्ना तैयार होने में कितने समय लगते हैं, 1 साल का समय लगता है। तो जो 1 साल का समय लग रहा है वही तैयार हो रहा है, देखो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद मृदा प्रकार कैसे होते हैं, तो इसमें कई प्रकार की मिट्टी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं एक ही प्रकार की मिट्टी है, कोई भी मिट्टी इसमें चल जाता है। मतलब अगर जो बैठाया जा रहा, बोया जा रहा, ध्यान से देखा रह जाए, रख रखाव किया जाए तो किसी भी मिट्टी में तैयार हो जाता है, ठीक। उसके बाद इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए, तो तापमान जो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। इसके लिए गन्ने के लिए आपका गन्ने का तापमान तो गर्मियों में तो और ज्यादा होता है, लेकिन जो न्यूनतम माना जाता है, जो अच्छा तापमान माना जाता है गन्ने के लिए, अच्छा गन्ना उत्पादन के लिए, वो 21 से 27 माना जाता है, ध्यान रखिएगा, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। उसके बाद जो वर्षा कितनी होनी चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा होनी चाहिए, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रमुख गन्ना उत्पादक हमारे राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश है, कौन से हैं, उत्तर प्रदेश। उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक और उसके बाद तमिलनाडु भी है। ये हमारे प्रमुख राज्य, सबसे ज्यादा गन्ना हमारे उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे प्रमुख राज्य हो गए। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है मक्का। क्या है, मक्का। मक्का का मतलब होता है जो आप लोग कहते हैं जल्दी भुट्टा, कई नाम से जाना जाता है, ठीक, वही है मक्का, ठीक। अब हम पढ़ते हैं क्या होता है। जैसे देखें मक्का के बारे में, तो अभी हम देखिए मक्का होता क्या है। तो जैसे जाने हमारा भी पढ़े गेहूं चावल ये सब पढ़े, इंपॉर्टेंट फसलें जो हमारी प्रमुख खाद्यान्न फसलें उसको हम पढ़ रहे थे। तो अगला हमारा इसमें मक्का है, कौन सा, ये भी खाद्यान्न फसल है, ध्यान रखिएगा। तो हम देखते हैं मक्का एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है, ध्यान रखना। मक्का एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन के रूप में और चारे के रूप में भी किया जाता है। चारा तो हम लोग खाते नहीं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ नहीं सोचो चारा जो हम लोग खाते हैं उसको हम लोग नहीं खाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चारा कौन खाता है, जो गाय भैंस के लिए चारा किया जाता है उनके लिए, ठीक है, चारे के रूप में भी किया जाता है, इसका प्रयोग मक्के का। उसके बाद यह एक खरीफ फसल है, ये ध्यान रखिएगा भैया, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मक्का कौन सी फसल है, खरीफ फसल। खरीफ का बताया गया था कि जो हमारे यहाँ जून जुलाई में बोया जाता, बैठाया जाता, अभी क्या है, खरीफ फसल, ठीक। तो ध्यान रखिएगा मक्का क्या है, खरीफ फसल। उसके बाद इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए, 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मक्का के लिए तापमान कितना होना चाहिए, 21 से 27 तक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे जो हमारा मृदा प्रकार, मृदा का कैसा प्रकार होना चाहिए, अगर मक्का उगाया जा रहा है तो किस प्रकार की मिट्टी में उगाया जाएगा, किस प्रकार की स्वाभाविक मिट्टी होनी चाहिए उसके लिए। तो मिट्टी हमारा जो इसमें मक्का के लिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी उपयुक्त मानी जाती है, कौन सी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आप लोग को बताया गया था जो 2 प्रकार से, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़ मिट्टी, 2 प्रकार से बताई गई थी। नई जलोढ़ मिट्टी, ठीक, नई जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार से मिट्टी आप लोग को बताई गई थी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है नदियों से दूर पाई जाती है, और नदियों के किनारे जो पाई जाती है क्या है, नई जलोढ़ मिट्टी, ठीक। तो हमें देखने को मिला कि मृदा का प्रकार सबसे क्या होना चाहिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में इसका उपजाऊ सबसे ज्यादा अच्छा होता है, सबसे ज्यादा उपजाऊ माना जाता है, ठीक। उसके बाद खेती के क्षेत्र जो है बिहार जैसे कुछ राज्यों में रबी की ऋतु में बोई जाती है। जैसे बिहार एक प्रमुख राज्य है जहाँ पर मक्का किसमें बोया जाता है, ऋतु, रबी ऋतु में, ठीक, मतलब रबी के सीजन में बोया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है, यहाँ से ऑप्शन क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि मक्का जो है किस राज्य में रबी के सीजन में बोया जाता है, तो बिहार, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं मक्का उत्पादक क्षेत्र जैसे राज्य कौन कौन से हैं, कर्नाटक हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, सबसे आगे कर्नाटक, उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आदि। तो हमारे कुछ प्रमुख राज्य हैं जो मक्का के उत्पादन में, ध्यान रखिएगा हमारा उत्तर प्रदेश भी इसमें है। मतलब कितने राज्य, 1 2 3 4 5 6 राज्यों का नाम दिया गया है। अगर आप लोग को इतना तैयार है तो आप लोग का दिक्कत नहीं होगा पेपर में, ठीक। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो हमारा देखते हैं दालें, ठीक। तो आगे देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है तिलहन। क्या है, तिलहन। हम जानते हैं जो ऑयल है, तेल, ये सबका, ये इसका उपयोग सबसे ज्यादा हर एक घर में किया जा रहा है, इस समय हर एक घर में इसका उपयोग हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये अगर जो ऑयल होता क्या, तेल आते कहाँ से, तो मतलब तेल एक जगह से नहीं आता, मतलब कहा जाए अगर देखें आमतौर पर हमारे घर पे सबसे ज्यादा उपयोग होता है सरसों का तेल। सरसों का तेल जो होता है इसी को कहीं रेड चिली लिखा गया, ध्यान रखिएगा। तो ये जो सरसों है तो उसको हम कहते हैं सरसों, ये थोड़ी ना है कि केवल इसी का तेल आता है, ठीक। तो कई कई चीजों का तेल आता है, जैसे भी देखते हैं क्या क्या। तो तिलहन जो है हमारा भी एक खाद्य, या कहा जाए इसका भी उपयोग सबसे ज्यादा हमारे भारत में किया जा रहा है। तो जैसे हम देखिए भारत तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक, तो भारत जो है वो क्या है, तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, मतलब पूरे विश्व में इसका प्रथम स्थान, लेकिन तिलहन के मामले में, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अलसी, सूरजमुखी आदि, इन सबसे देखो तेल निकाले जाते हैं।
मूंगफली का भी तेल होता है, सरसों का भी तेल है, नारियल का भी तेल है, तिल का भी तेल है, सोयाबीन का भी, अलसी का है, सूरजमुखी आदि कई चीजों का देखो तेल निकाला जा रहा है। ठीक, तो एक चीज का तेल नहीं उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा, सरसों मूंगफली सबका तेल आता है। ठीक, तो उसके बाद हम देखते हैं मूंगफली उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। देखो मूंगफली उत्पादन में कौन प्रथम स्थान पर है? चीन। ठीक, उसके बाद दूसरे स्थान पे हमारा भारत है। तो ये भी ध्यान रखना कि तिलहन जो हमारा है उसमें मूंगफली में उत्पादन में हमारे भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। ये याद रखना है सबको, ये भूलना नहीं है, अगर भूल जाओगे तो नुकसान हो जाएगा, ध्यान रखिए। आगे हम देखते हैं रैपसीड उत्पादन में, मतलब अभी कहा गया सैप सरसों और रैपसीड ये अधिकतर यूज किया जाता है साथ में, और तो उसी का प्रकार है जो फूल होता है छोटा छोटा। ठीक, तो उसमें देखते हैं रैपसीड उत्पादन में कनाडा, कौन सा देश? कनाडा प्रथम स्थान पे है और चीन दूसरे स्थान पे तथा भारत तीसरे स्थान पे। ध्यान रखिएगा, रैपसीड के उत्पादन में कनाडा प्रथम, चीन दूसरा, भारत तीसरे स्थान पे। याद रखिएगा कि भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। ठीक, तो अगर ये याद रहेगा तो अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं हम आगे टॉपिक पर, अगला टॉपिक देखते हैं हम अपना। तो अगला हमारा जो टॉपिक है चाय। चाय, अब नाम सुनते ही इतना स्माइल आ जाती है चेहरे पे कि हर घर की जरूरत, नाम से सुनकर पता चलता है कि ये क्या है? हर घर की जरूरत, मतलब हर घर की नहीं, अधिकांश घरों की ये जरूरत, चाय। सुबह उठते ही मम्मी चाय चाहिए, सुबह उठते ही पहला काम हमारा क्या होता है? चाय पीना है। ठीक, तो एक ऐसा चीज जो भारत में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन अब पूरे भारत में चर्चित में है। ठीक, तो वही है चाय, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चाय से याद आया कि एक दोस्तों के लिए शायरी थी, उसको हमने कहीं पढ़ा था, तो उसमें बहुत अच्छी शायरी लिखी हुई थी, तो ध्यान से सुनिएगा कि चाय रखी है टेबल पर, कि चाय रखी है टेबल पर, इतवार पुराने ले आओ, हम कह देंगे कल छुट्टी है, तुम यार पुराने ले आओ। तो ये शायरी हमने कहीं देखी थी। ठीक, तो बहुत अच्छी शायरी लगी थी हमको। तो बढ़ते हैं चाय की तरफ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो दुनिया में चाय उत्पादन में 2025 में भारत दूसरे, किस स्थान पे है? दूसरे, तथा चीन प्रथम स्थान पे। 2025 का आंकड़ा है, ध्यान रखिएगा, एकदम कंफर्म आंकड़ा 2025 का। तो अभी भी भारत जो क्या है? दूसरे स्थान पे है। उसके बाद चीन कैसे? प्रथम स्थान पे। ठीक, उसके बाद जलवायु कैसी होनी चाहिए चाय के लिए? चाय के लिए जलवायु गर्म होनी चाहिए, आर्द्र, मतलब जो चाय का पौधा होता है देखते होंगे ज्यादातर ढालू भूमि पर खेती की जाती है, ऐसे ढालू भूमि होती है। रीजन ये है इस पे लगाने का, क्योंकि जब वर्षा होती है तो पानी यहाँ रुकता नहीं है। क्या होता है? पानी रुके ना, क्योंकि अगर पानी रुकेगा तो पौधे सड़ जाएंगे, गल जाएंगे वो। ठीक, तो गलने ना पाए इसलिए पानी वहां रुकना नहीं चाहिए, मतलब टाइम टाइम पे उनको पानी चाहिए, लेकिन यहाँ पौधे के पास पानी रुकना नहीं चाहिए कभी, चाय के पास। ठीक, तो वही चाय के पास पानी ना रुके, इसलिए ज्यादातर इसका खेती देखो असम साइड में होता है। असम हो गए, पश्चिम बंगाल हो गई, ये दो प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर चाय उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। ठीक, तो उसके बाद हम मृदा का प्रकार देखते हैं। गहरी उपजाऊ, अच्छी तरह से सूखी मिट्टी, मतलब जो मिट्टी हो एकदम सूखी होनी चाहिए, नमी नहीं बहुत ज्यादा होनी चाहिए उसमें, नहीं बेकार हो जाएगा, उसके साथ खराब हो जाएगा चाय का फसल। और एक बड़े रूप में किया जाता है बागवानी, मतलब बाग के रूप में बहुत बड़े क्षेत्र में किया जाता है फसल, इसका जो चाय का खेती किया जाता है। ये नहीं कि चलो थोड़ा सा जगह हम बैठा देंगे, जैसे धनिया बैठाते हैं वैसे चाय बैठा देंगे, उसी में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये जो होगा पूरी तरह से ध्यान रखिएगा, मतलब एक बड़े क्षेत्र में बैठाया जाता है चाहे बाग के रूप में। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं वर्षा कितनी चाहिए। 150 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए इसमें। कितना? 150 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, मतलब पूरे साल की वर्षा दी गई है। 150 से 300 वार्षिक वर्षा होना चाहिए। प्रमुख चाय उत्पादक राज्य जो है, सबसे पहला असम है, दूसरा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, यहाँ बंगाल नहीं लिखा हुआ, बंगाल हम लिख दिया है। ठीक, तो ये पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा, ये प्रमुख हमारे जो क्या है राज्य है। तो अब हम बढ़ते हैं कॉफी की तरफ। चाय के बाद हमारा दूसरा जो टॉपिक चलता है कॉफी, उसमें देखते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है काफी। क्या है? काफी। आज काफी भी कई जगह देखो डिमांड में आ रही है, सब लोग शौकीन होते हैं अब काफी पीने के। तो रात रात में जाएंगे घूमने, शादी वादी है तो देखेंगे पहले कहीं कॉफी लगा हुआ, पहले काफी पी लेंगे 2-3 गिलास, उसके बाद तब जाकर खाना खाएंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं काफी होता क्या है। चाय की तरह काफी को भी बगानों में उगाया जाता है। कहाँ पर? बगानों में। चाय और कॉफी को कहाँ उगाया जाता है? बगानों में। ठीक, उसके बाद भारत में सबसे पहले अरेबिका किस्म की कॉफी को उगाया गया था। किसको? अरेबिका किस्म की कॉफी को उगाया गया था। कहाँ पर? भारत में सबसे पहले। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं शुरुआत में कॉफी को बाबा बुदन पहाड़ियों में उगाया गया था। कहाँ पर? बाबा बुदन की पहाड़ियों में सबसे पहले उगाया गया था कॉफी को, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले पूछा जाता ऑप्शन में बनता है क्वेश्चन कि भारत में किस किस्म की कॉफी को उगाया गया था सबसे पहले। ठीक, तो ध्यान रखिएगा अरेबिका किस्म की। ठीक, ये पूछा जाता है कि उसके बाद हम देखते हैं आज इसका उत्पादन मुख्य रूप से नीलगिरी की पहाड़ियों में के आसपास होता है। कहाँ पर? नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उसके आसपास हमें देखने को मिल जाएगा किसका उत्पादन? कॉफी का। तो ये ध्यान रखिएगा कॉफी का उत्पादन इसमें नीलगिरी की पहाड़ियों में हो रहा है। और नीलगिरी पहाड़ियों के पास कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से राज्य आते हैं उसमें। ठीक, तो पहला हमारा कर्नाटक है जो कॉफी के उत्पादन में प्रमुख राज्य है, उसके बाद केरल है, उसके बाद तमिलनाडु। ठीक, ये 3 प्रमुख ऐसे राज्य हैं जो कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक करते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं बागवानी फसलें, मतलब जो
बागों के रूप में खेती की जाती है जिन फसलों की, वही क्या होती है, बागवानी फसलें। अब बागवानी फसलों में हम देखते हैं फलों और सब्जियों, इसको फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पे है। देखो बागवानी फसलों में भी फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत जो हमारा है दूसरे स्थान पे, ध्यान रखिएगा दूसरे स्थान पे है। एक भारत हमारा कई चीजों में दूसरे स्थान पे हमें देखने को मिला है, ठीक। ये आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। और याद रखने का भी कैसे याद रखेंगे, इसको भी वीडियो बना दिया जाएगा कि आप लोग को पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, ठीक। आगे देखते हैं, तो ये जो दूसरे स्थान पे है, तो भारत में जो 31% सब्जियां पैदा की जाती है, ध्यान रखिएगा कितना, 31% सब्जियां भारत से ही पैदा होती है, केवल पूरे विश्व की अकेली 31% सब्जियां भारत से ही पैदा होती हैं। और भारत का मटर, फूल गोभी, कौन सा, मटर और फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं और आलू उत्पादन के प्रमुख स्थान है, मतलब उसमें इतने सारी सब्जियों में भारत का कौन सा स्थान, प्रथम स्थान है, ठीक। अब हम देखते हैं बंद गोभी जो है, इसका बात हमें नहीं समझ में आया, इतने दिन से तुम बंद गोभी देख रहे हैं, लेकिन हम इसको कई बार खोल कर भी देखे, लेकिन उसमें कुछ निकलता ही है नहीं। आप लोग को अगर कुछ मिलेगा तो कमेंट में दिखाइएगा, फोटो भेजिएगा जरूर कि हाँ आप लोग को निकला था, ठीक। तो ये हो गया हमारा खाद्य फसलों का टॉपिक समाप्त। अभी तक जो हमारे खाद्य फसल थे उनको समाप्त कर दिए। अब हम पढ़ेंगे अखाद्य फसलें। क्या पढ़ेंगे, अखाद्य फसलें, ठीक। तो कहा गया था दूसरा लेक्चर हमारा पूरा फसल के बारे में होगा, तो अभी हम पढ़ चुके हैं खाद्य फसलों तक, अब पढ़ेंगे अखाद्य फसलें, ठीक। तो आगे जो हमारा टॉपिक है अखाद्य फसलें, अभी हम पढ़ चुके हैं खाद्यान्न फसलें जो हमारी थी, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं अखाद्य फसलें कौन कौन सी। अखाद्य मतलब जो खाने योग्य नहीं होती है फसल। उसमें हमारा पहला जो है रबड़, क्या है, रबड़। रबड़ का उपयोग हर घर में होता है, देखते हैं कई चीजों में किया जाता है रबड़ का उपयोग। अब हम देखते हैं रबड़ होता क्या है। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। आप लोग को पढ़ाया गया है ग्लोब के बारे में, ग्लोब में आपको बताया गया है कि भूमध्य रेखा क्या होती है। तो भूमध्य रेखा ये होती है हमारी मध्य में जो क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, वो क्या है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक। तो यही है, इसी के आसपास के क्षेत्र में उगाया जाता है रबड़, ठीक। अब हम देखते हैं, तो ये रबड़ हो गया। और उसके बाद रबड़ एक प्रमुख कच्चा माल है। कौन सा माल है, कच्चे माल है, इसको पेड़ से निकाला जाता है और उद्योगों में प्रयुक्त होता है। कहाँ पर, उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है सबसे ज्यादा, ठीक। वर्षा इसके लिए कितनी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक। रबड़ के लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। तापमान कैसा होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। तापमान कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, और वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक। और उसके बाद रबड़ उत्पादक जो राज्य प्रमुख है हमारे यहाँ, केरल सबसे पहले स्थान पर कौन सा है, केरल। दूसरा तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद मेघालय में गारो पहाड़ियों में, ठीक। हमें देखने को मिला ये प्रमुख हमारे राज्य हैं। अब हम बढ़ते हैं रबड़ के बाद जो हमारा है कपास की तरफ। कहाँ पर, कपास, ठीक। उसको देखते हैं, हमारा टॉपिक है कपास। कौन सा है, कपास। ये भी एक अखाद्य फसल है, ठीक, खाने योग्य नहीं है। तो कपास जो, कपास से हमारा जानते हैं कई कपड़े बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं, रुई निकलता है उससे, ठीक। तो हम देखते हैं भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है, मूल स्थान कहा जाता है भारत को कपास के पौधों का। तो ऑप्शन में क्वेश्चन बनकर आता है कि भारत कपास का मूल स्थान किसे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है, तो भारत को, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये पहला हमारा ऑप्शन यहाँ से निकल कर आया, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं कपास उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। देखो भारत का चीन के बाद कौन सा स्थान है, दूसरा। मतलब देखो कई चीजों में भारत का दूसरा स्थान सुनने को लगातार मिल रहा है, ठीक। तो कपास उत्पादन में भारत का चीन के बाद कौन सा स्थान है, दूसरा। अब हम देखते हैं मृदा प्रकार कैसा है। दक्कन के पठार में काली मिट्टी में, कहाँ पर मृदा जो है इसके लिए कैसी होनी चाहिए, दक्कन के पठार में काली मिट्टी। हम जानते हैं कपास को, कपास की मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को, ये ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कपास की मिट्टी किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी को। ये क्वेश्चन होता है, ऑप्शनल में बन सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है तापमान उच्च, कैसा होना चाहिए, ऊंचा तापमान होना चाहिए। उसके बाद वर्षा कैसी होनी चाहिए, हल्की वर्षा या सिंचाई, मतलब बहुत ज्यादा वर्षा भी नहीं चाहिए। अगर वर्षा नहीं हो रही तो आप सिंचाई कर देंगे तो चल जाएगा, ठीक। उसके बाद 210 दिन पाला रहित होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, 210 दिन, ठीक, पाला रहित। और उसके बाद ये खरीफ फसल है, ध्यान रखिएगा कौन सा फसल है, ये खरीफ फसल है। खरीफ फसल, और इसको तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं, 6 से 8 महीने, 6 से 8 महीने, ठीक। इसको कपास को तैयार होने में, ठीक, 6 से 8 महीने का समय लगता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद राज्य कौन कौन से उत्पादक राज्य, सबसे पहले प्रमुख स्थान पे है महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, ठीक। उसके बाद कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि, ये प्रमुख राज्य कपास उत्पादन के। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक जूट। क्या देखते हैं, जूट। तो अगला हमारा टॉपिक है जो जूट। जूट हम देखते हैं क्या होता है, जूट जो होता है जिससे जानते हैं बोरे भी बनते हैं, जूट के बोरे भी कहे जाते हैं, जूट के झोरे भी बनते हैं, ठीक। तो इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं, एक नाम ध्यान रखिएगा। जूट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सुनहरा रेशा, किस नाम से, सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जूट का दूसरा नाम क्या है, सुनहरा रेशा। मृदा प्रकार इस जूट के लिए कैसा होना चाहिए, तो बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी में ये बहुत अच्छे से उपजाऊ होता है, क्या होता है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं तापमान उच्च होना चाहिए, ठीक।
और जूट उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं प्रमुख? पश्चिम बंगाल है, बिहार है, असम है, उड़ीसा है और मेघालय। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा हो गया जूट। और आज का लास्ट टॉपिक जो हमारा है सस्यावर्तन। ठीक, कौन सा है? सस्यावर्तन। इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक सस्यावर्तन है। सस्यावर्तन क्या होता है? भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मतलब जो फसल हो उसको बदल कर बोना ही क्या कहलाता है? सस्यावर्तन। देखो, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि के किसी टुकड़े पर फसल बदल कर बोना क्या कहलाता है? सस्यावर्तन। तो आज हमारा लेक्चर इसी पे समाप्त होता है। हम पढ़े हैं केवल फसल के बारे में, पूरा लेक्चर ये ध्यान रखिएगा। दूसरा लेक्चर हमारा पूरा फसल के बारे में है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए और नोट्स चाहिए तो क्या करेंगे, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए और जाने से पहले कमेंट जरूर करिए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर कोई इसमें गलतियां हो तो वो भी बताइए कि हाँ यहाँ पे सर जी हमको नहीं समझ में आया, उसको बताया जाएगा फिर से। और उसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, और ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स भी भेजा जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।